जो मेम्ब्रेन प्रिपरेशन है उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। जो आज जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होती, लेकिन दे आर स्टिल इम्पोर्टेंट। प्रोबेबली आज का लेक्चर भी आई थिंक थोड़ा छोटा होगा, और जो कल आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने कॉन्फ्रेंस पे जाना है, जो फ्राइडे का जो हमारा लेक्चर होगा डेट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें हम फेज इन्वर्जन कवर करेंगे और उसमें हम इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन कवर करेंगे। और ये दो टेक्निक्स हैं जो कि आप में से सब या यूज कर रहे हो या जरूर उसको यूज करोगे इन वन वे और अनदर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। Make sure you attend that lecture. So, when we talk about membrane preparation, why we talk about so many techniques? Because again, membrane separation is a type of separation process in which there are so many different type of applications, ranging from liquid to gas separation, liquid gas separation, oil water separation. बहुत सारी diverse separation प्रोसेसेस होते हैं इन मेम्ब्रेन सेपरेशन। और चूंकि प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से जो मेम्ब्रेन प्रोसेस है इसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ मेम्ब्रेन बहुत डाइवर्स होती हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया कि डेंस मेम्ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती हैं। डेंस मेम्ब्रेन में मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोरस मेम्ब्रेन के अंदर आगे चल के ट्रांसपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे, पोरस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है। आपको मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर पोरस होते हैं, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं, मैक्रोवाइड फिंगर लाइक जिसमें आपने देखा था पोर्स होते हैं, फिर माइक्रोवाइड्स जो बड़े पोर्स होते हैं। तो इट मीन्स कि देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजीज ऑफ मेम्ब्रेन्स, एंड व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजीज, बिकॉज we have different applications of membranes. So each application requires a different morphology of a membrane to be used. That's why there are many different type of membrane preparation methods, because each preparation method prepare a different type of morphology of membrane. However, there is one method which maybe we can say that as a universal method by which we can prepare nearly all type of membranes for all applications, and this process is called as phase inversion. We will discuss this process more detail in the next coming lecture. So for organic membranes there are different methods, for inorganic membranes there are completely different methods. अगर आप में से किसी ने आज सुबह वाली एक जो वेबिनार का मैंने लिंक शेयर किया था वो अटेंड किया, तो उसमें उन्होंने इनऑर्गेनिक कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मेम्ब्रेन्स को ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन के प्रोसेस के थ्रू बनाने की कोशिश की। क्योंकि इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रोसेसेबल नहीं होती है और वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। तो व्हाट दे ट्राइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ होस्टन के इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, जो कि पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स के लिए यूज होता है, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन को उन्होंने यूज किया इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए, विद द आइडिया कि हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकें और मेम्ब्रेन को प्रोसेसेबल बना सकें। तो देर आर मेनी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, और जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके मेनली दो मेजर क्लास हैं जिसमें हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं मेम्ब्रेन प्रिपरेशन को। वन इज सेल्फ सपोर्टिंग एंड द अदर इज कंपोजिट मेम्ब्रेन। सेल्फ सपोर्टिंग, इफ यू रिमेंबर, जब हम एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वी से दीज आर सेल्फ सपोर्टिंग मेम्ब्रेन्स, के इसके अंदर अंदर ही सपोर्ट भी होती है और इसके अंदर टॉप लेयर भी होती है। या इवन कि अगर माइक्रोफिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपली एक पोरस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कोई टॉप लेयर नहीं है, इट हैज बिग साइज मैक्रोवाइड्स या फिंगर लाइक पोर्स, स्टिल वी कॉल इट अ सेल्फ सपोर्टिंग मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस नॉर्मली क्या होती है, इफ यू रिमेंबर, शाबाश, 200 टू 250 माइक्रोमीटर। तो वी से कि जब इतनी हमारी थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, इट कैन बियर इनफ प्रेशर, हाई प्रेशर टू वर्क फॉर एनी गिवन एप्लीकेशन। दूसरी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जो होती हैं वो कंपोजिट मेम्ब्रेन होती हैं। कंपोजिट मेम्ब्रेन क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए, दो डिफरेंट, ये जो है ये ऊपर से नीचे तक एक ही मटेरियल से बनता है, जबकि ये जो कंपोजिट मेम्ब्रेन होती है ये वो मेम्ब्रेन होती हैं जिसमें हमारी सब लेयर, पहले हम एक सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट
एक डिफरेंट मटेरियल की होती है, लेट्स से मटेरियल ए, पॉलीमर ए, और फिर पॉलीमर बी को हम कोट करते हैं ऑन पॉलीमर ए। तो जब हम एक डिफरेंट मटेरियल को ऊपर कोट करते हैं तो वी से दैट इट्स अ कंपोजिट मेम्ब्रेन। वैसे और अगर हम इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स डाल दें तो वो हम ये कहते हैं इट इज अ मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन। शाबाश। तो आज हम कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज होती हैं। द फर्स्ट टेक्निक दैट इज यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग microfiltration membranes, the membranes with a relatively bigger size pores, and mainly it is used for, ज्यादातर इसको मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें यूरेनियम का एक स्पेसिफिक आइसोटोप है वो यूज होता है, दैट इज यूरेनियम 238। नहीं, 238 जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग होता है। 99 पॉइंट समथिंग, अगर जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम होता है उसके अंदर 238 मेरा ख्याल है 99.3% होता है। 0.5 या 0.7% कौन सा होता है? 235 आइसोटोप जो है। 235 जो है वो फिशनेबल होता है, वो उसको हम उसमें वॉरहेड में या वैसे पावर जनरेशन या उसमें प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। अब जो सेपरेशन है बिटवीन ये जो दो आइसोटोप्स हैं 235 और 238, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और जो भी न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर में एडवांसमेंट अर्ली, इवन दो इट वाज डिस्कवर्ड वेरी अर्ली इन द लास्ट सेंचुरी, लेकिन क्यों नहीं हो पाती थी? बिकॉज सेपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग। एक चीज है जो कि 99.3% है और एक चीज 0.7% है, और हमारे मतलब की जो चीज है वो 0.7% है। तो इसके लिए नॉर्मली आपने मीडिया में भी सुना होगा सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, शायद, है ना, कि सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को यूज किया गया बाय मेनी कंट्रीज कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू इनमें से जो लाइटर आइसोटोप है उसको सेपरेट कर लिया जाए और जो हैवियर आइसोटोप है उसको वो रह जाए। लेकिन सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी आप खुद सोचो, जब एक चीज इतनी कम कंसंट्रेशन में हो तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बहुत ह्यूज सेंट्रीफ्यूजेस रिक्वायर हैं और फिर उनको ऑप्टिमाइज करना एंड सो ऑन। तो इसके लिए जो अब जो उसके बाद जो एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई जिसको यूज किया जाता है डेट इज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इन दोनों आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। और जो ज्यादातर मेम्ब्रेन यूज होती हैं वो पॉलीमेरिक नहीं होती, बिकॉज अगेन पॉलीमर्स के लिए वी ऑल नो इट इज almost impossible to make such membranes that have such precise size कि वो 235 और 238 को डिस्टिंग्विश कर सके। सोलबिलिटी बेस्ड, जब साइज बेस्ड नहीं कर सकते तो हम सोलबिलिटी को यूज करते हैं, लेकिन सोलबिलिटी बेस्ड भी इन दोनों आइसोटोप्स की सेपरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। So the membranes that are used are inorganic metal-based membranes. Normally, palladium and platinum-based membranes are used because palladium और platinum का जो interface होता है metal का, जो crystallized structure होता है, वो ऐसा होता है कि it can distinguish, it has the pore size that can distinguish between the two isotopes. इसके ऊपर बल्कि आप लोग नॉट असाइनमेंट लेकिन जरूर विकिपीडिया के ऊपर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ये गूगल के ऊपर बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि किस तरह अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन इस रेस में 1940s 50s में लगे रहे कि कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो जो मेटल्स हैं, सिरेमिक्स, ग्रेफाइट्स, ग्लास, इनके लिए जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं सिंटरिंग। What is sintering? Sintering is a very simple process जिसके अंदर what we do कि हम जो भी हमारे पास प्रिकर्सर है, मेटल है, उसका पाउडर लेते हैं and we subject it to very high temperature and very high pressure. We compress it at a very high pressure and temperature. इस कंप्रेशन की वजह से what happens कि particles tend to fuse together, और इनकी फ्यूजन की वजह से जो इनका इंटरफेस है वहां पे पोरोसिटीज, ये डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब ये जो पोरोसिटीज हैं ये एक जब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स फ्यूज टुगेदर करते हैं तो एक ह्यूज नंबर ऑफ इंटरफेसेस क्रिएट होते हैं, और ये जो इंटरफेसेस या होल्स हैं दे वर्क एज अ माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड पोर। Normally we can make, by using this technique we can make
membrane of pore size between 0.1 to 10 micrometer, और metals के लिए we can have porosities up to 80%, and for polymeric membrane we can make porosities up to 20%. अब ये जो interface है या जो pore है, it will depend on each particle size and their particle size distribution, कि एक पार्टिकल का क्या साइज है और क्या सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो एक ही साइज के हैं। जितनी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड होती है, मिसाल के तौर पे 100 पार्टिकल 1 माइक्रोमीटर के हैं, 100 10 के हैं, 100 200 के हैं, जितने ज्यादा ये डाइवर्सिटी होती जाती है उतनी ज्यादा पोर साइज के अंदर वेरिएशन आती जाती है। ठीक है, तो माइक्रोफिल्ट्रेशन के लिए आपने, इवन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमेशा एक रूल ऑफ थंब ये देखना है कि if we want to have very high separation, if we want to have very high flux, what should be the objective? Pore size should be between, obviously between the range of the molecules that we want to separate, and pore size distribution should be as narrow as possible, कि जो pore size distribution है वो ऐसे ना हो कि मिसाल के तौर पे ये नंबर ऑफ पोर्स हैं और ये है पोर साइज, तो ऐसे ना हो कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ पोर इस साइज के हों, इतने नंबर ऑफ पोर्स इस साइज के हों, इतने नंबर ऑफ पोर्स इस साइज के हों, एंड सो ऑन। वी वांट द पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि जो मैक्सिमम जो पोर्स हैं वो एक ही साइज के हों। पोर वी वांट द जितने भी पोर्स हैं वो सारे एक साइज के होने चाहिए, और वो साइज क्या होना चाहिए? डेट इज अवर डिजायर्ड साइज, जिसके अंदर जो हम चीज रिजेक्ट करना चाहते हैं वो उसका साइज उस पोर से बड़ा हो, और जो चीज हम पास करना चाहते हैं उसका साइज उस पोर साइज से छोटा हो, ताकि वो इजीली परमिएट करे, हमें रिजेक्शन मिले। तो एक तो पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। अगर हाई फ्लक्स लेना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं हम, क्या हो? हाँ, वो तो सेपरेशन करिए ना। फ्लक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? डिस हाँ हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन बार बार हम बात, ये सेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, एक मेम्ब्रेन है, यस बिल्कुल बिल्कुल, पोरोसिटी, हाँ, तो परसेंटेज पोरोसिटी के परसेंटेज ऑफ द पोर्स इन अ गिवन यूनिट एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, कि अगर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स ही बहुत थोड़े होंगे तो इवन दो कि उनका साइज बहुत नॉमिनल है, स्टिल दे वुड नॉट बी एबल टू गिव हाई फ्लक्स। सो वी वांट द मेम्ब्रेन टू बी एक्सट्रीमली हाईली पोरस, और इसी वजह से ये जो पोरोसिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हम वो मेथड यूज करते हैं माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाने के लिए जिसके थ्रू हमें 70 60 70 80 90% तक हमें पोरोसिटी मिल सके, ताकि फ्लक्स हमारा ज्यादा से ज्यादा हो। तो सिंटरिंग वंस अगेन, एक मेरे पास एक छोटी सी आई थिंक एक एनिमेशन है, probably, पता नहीं वो चलेगी कि नहीं। uh, नहीं, ये डिस्प्ले करता है।
वो वाला जो होता है, अभी ना ये ओपन भी नहीं हो रही, पता चलो। चलो थोड़ा आगे चल के ना, ये मेरे कल वो मैंने वन ड्राइव पे रखा हुआ है सब कुछ, तो बस साइन नहीं हो रही, होती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, जो अब थोड़ा आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग, अगेन दिस वन इज फॉर माइक्रोफिल्ट्रेशन, दिस वन एज वेल इज फॉर माइक्रोफिल्ट्रेशन। एक आपने रूल ऑफ थंब समझना है कि माइक्रोफिल्ट्रेशन में चूंकि इतने बड़े पोर्स हम यूज करते हैं, तो माइक्रोफिल्ट्रेशन में हम फेज इन्वर्जन को इतना प्रेफर नहीं करते। माइक्रोफिल्ट्रेशन में आमतौर पर हम वो मेथड यूज करते हैं जिसमें हम एक स्लैब लेके, एक पॉलीमेरिक शीट लेके, हम या एक मेटल की शीट, गिलास की शीट लेके, थ्रू सम मैकेनिकल वेज हम खुद उसमें डिफेक्ट्स जनरेट करते हैं या पोर्स जनरेट करते हैं, सो दैट वी कैन हैव ऑल द पोर्स अराउंड द सेम साइज। जो फेज इन्वर्जन या दूसरे प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर जो पोर साइज हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत आ जाती है। तो टेम्पलेट लीचिंग जो है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऐसा सिस्टम, ऐसी एक स्लैब या शीट जो कि मल्टी कंपोनेंट सिस्टम बेस्ड हो। मिसाल के तौर पे ग्लास या ऐसे पॉलीमर्स के कंपोजिट्स होते हैं, LDPE प्लस स्टार्च, या ग्लास के अंदर सोडियम ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। हम एक व्हाट वी डू कि हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें ये मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में से कोई एक कंपोनेंट उसके अंदर सॉल्युबल हो या उसमें से सॉल्वेंट में लीच कर जाए। एज अ रिजल्ट, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ लीचिंग we generate defects in the membranes, and depending on the dispersity of the multi component system, कि उसके अंदर जो कंपोनेंट हम लीच आउट करना चाहते हैं, अगर उसकी डिस्पर्शन बहुत अच्छी है हमारी शीट के अंदर या फिल्म के अंदर, जितनी ज्यादा डिस्पर्शन है उतनी बेहतर हम उसके अंदर पोर्ट साइज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं और पोरोसिटी भी ले सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जनरली इतनी हाई पोरस मेम्ब्रेन्स हम अचीव नहीं करते, बिकॉज जो जनरली जो ग्लास या दूसरे मटेरियल्स यूज होते हैं, दे आर दे आर नॉट सच हाईली डिस्पर्स। तो एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि वी गेट पोरोसिटीज ranging from 5% to 30%, maximum 30%, using this process of leaching. अब जो तीसरा प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप में से कुछ लोग या तो यूज कर रहे हो या आप जरूर यूज करोगे, और हमारी लैब के अंदर भी वी डू इट। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स। और नॉन पोरस कौन सी? नॉन पोरस कंपोजिट मेम्ब्रेन्स। तो व्हाट वी डू, we first make a support by using phase inversion. So let's say we make a support that has finger-like pores or a spongy structure. Then what we do, we use a polymer solution and we prepare a coating bath. क्या तो हम क्या करते हैं, जो पॉलीमर हमने इसके ऊपर कोट करना होता है हम उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के बाद देन वी यूजिंग रोलर्स इन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, वी पास अवर मेम्ब्रेन सपोर्ट थ्रू द कोटिंग बाथ। it takes the polymer solution and then we pass it through a oven जिसके अंदर we evaporate our solvent and eventually we get a composite membrane. आमतौर पे यहाँ पे आपने देखा होगा लैब के अंदर वी हैव दिस डिप कोटर जिसको हम ऑटोमेटिकली यूज करते हैं। आई डोंट नो आप में से किसी ने किया है या यूज या नहीं, बहुत कम यूज हुआ है। और इसके अलावा ज्यादातर जो है वो हम मैनुअल कोटिंग करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर पॉलीमर सॉल्यूशन ले लेते हैं। फ्लैट शीट बनाने के बाद हम उसको उसके अंदर डिप करते हैं, बल्कि डिप करने के बजाय एक निहाल एक वो पड़ा हुआ है हमारे पास, वो जो स्टैंड एक ना इस तरह, जो हाँ मेटल वाला, वो जिसके अंदर 60 डिग्री है। तो व्हाट वी डू, हम एक स्टैंड के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको पेस्ट कर देते हैं, और ये जो स्टैंड है ये 60 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है। यस, दिस वन। हाँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये एक हमने बनाया हुआ है। तो व्हाट वी डू, हम इसके ऊपर जो है अपनी मेम्ब्रेन को प्लेस करते हैं, अपनी सपोर्ट को। देन हम कोई कंटेनर, फॉर एग्जांपल अगर इस साइज की है तो एक बीकर के अंदर पॉलीमर सॉल्यूशन लेते हैं
और पॉलीमर सोल्यूशन लेके हम उसको इसके ऊपर पूरा जो सोल्यूशन है उसको पोर कर देते हैं. देन वी लीव इट फॉर सम टाइम फॉर सॉल्वेंट टू इवेपोरेट. वी टेक आउट द मेम्ब्रेन. हम उसकी दूसरी साइड को अपसाइड डाउन प्लेस करते हैं और उसके ऊपर कोटिंग करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूशन हम 2 या 3 कोटिंग करते हैं एंड देन वी सब्जेक्ट इट टू इवेपोरेशन ओवन के अंदर. और वी हैव अ थिन कोटिंग प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट. अभी डिप कोटिंग है, प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. लेकिन डिप कोटिंग के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं वो 2 होते हैं. एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारी ये टॉप लेयर है, वी वांट इट्स थिकनेस टू बी कितनी, 1 माइक्रोमीटर. एक ये चैलेंज है. और दूसरा जो चैलेंज है वो ये कि हमारी टॉप लेयर और हमारी जो सपोर्ट लेयर है, वी वांट द एडहेजन टू बी एज गुड एज पॉसिबल. वी डोंट वांट कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ मे बी 5 months 6 months या फ्यू वीक्स जो हमारी टॉप लेयर है वो इससे अलग हो जाए या सेपरेट हो जाए या डिसॉल्व हो जाए. तो इसके लिए 2 तरह की नॉर्मली स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है. अगर हमने इसकी थिकनेस को मिनिमाइज करना है तो व्हाट कैन वी डू. ये एक पॉलीमर सोल्यूशन है किसी भी पॉलीमर का. जिस तरह आप में से कुछ लोग पीडीएमएस के साथ काम कर रहे हो, तो एक हमारे पास पीडीएमएस का सोल्यूशन है हेक्सेन के अंदर. ये जो पीडीएमएस का सोल्यूशन है इसको हमने बनाया और हमने इसको इसके थ्रू एक सपोर्ट ली और हमने सोल्यूशन को इसके ऊपर कोट कर दिया. हाउ कैन वी कंट्रोल द थिकनेस टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. पॉलीमर के कॉन्सेंट्रेशन, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. पॉलीमर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी इस सोल्यूशन के अंदर उतनी थिक मेम्ब्रेन बनेगी. पॉलीमर की सोल्यूशन जितनी कम होगी उतनी थिन मेम्ब्रेन बनेगी. लेकिन थोड़ा सा हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. अगर पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, लेट्स से हम 0.5% पॉलीमर लेते हैं, 99.5% सॉल्वेंट लेते हैं, तो उससे एक नुकसान होगा. वो क्या? हाँ, जो हमारा पॉलीमर का सॉल्यूशन है वो इंस्टेड ऑफ ये हमारे ऊपर लेयर कोट होने के हमारी सपोर्ट के अंदर पॉलीमराइजेशन या कोटिंग हो जाएगी. तो एज अ रिजल्ट हमें हर और इसके लिए कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने इतने परसेंट सोल्यूशन बनाना है. हर सिस्टम के लिए वी हैव टू ऑप्टिमाइज. लेकिन जनरली वी यूज 1% और मैक्सिमम कुछ केसेस में 3%. तो मिनिमम 1 to 3% पॉलीमर सोल्यूशन हम बनाते हैं, यानी कि 3% पॉलीमर 97% सॉल्वेंट. उस सोल्यूशन को बना के हम कोट करते हैं और वी देन सी सेम के अंदर हम उसको देखते हैं कि जो हमारी ये बॉटम लेयर है और ये आपको ऊपर एक थिन टॉप लेयर नजर आ रही होगी. इसी तरह यहाँ पे ज्यादा बेहतर है. ये नीचे सपोर्ट है ये सारी और ऊपर आपको ये पीडीएमएस की लेयर है. ये आपको एक थिन टॉप लेयर नजर आ रही है. और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम पिक्चर्स को आपको रीड करना आता है ना, कि जिस तरह गूगल मैप्स में आप देखते हो स्केल, हर सेम पिक्चर में एक स्केल होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो स्केल है ये 1 माइक्रोमीटर है. यानी कि अगर इतनी कोई लेयर होगी तो वो 1 माइक्रोमीटर होगी. तो यू कैन क्लियरली सी कि ये तकरीबन इस स्केल से हाफ है इसकी थिकनेस. तो अप्रोक्सीमेटली 500.5 माइक्रोमीटर या 500 नैनोमीटर जो कि हमारा डिजायर्ड साइज है उसकी लेयर एक ऊपर बड़ी अच्छी एक लेयर कोट हुई हुई है. अब इसकी दूसरी जो टिप है वो ये है कि एक तो हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है, दूसरा हमने ये करना है कि ये जो सपोर्ट है ये इसकी मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको मैंने डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज दिखाई थी. कुछ मैक्रोवाइड्स थे बड़े बड़े, कुछ में स्पॉन्जी स्ट्रक्चर था, कुछ में इस तरह का स्ट्रक्चर था. ये जितनी ओपन होगी उतनी हमारे लिए कोटिंग मुश्किल होगी. लेकिन ये जितनी क्लोज्ड होगी उस कोटिंग तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो हाँ नहीं जितनी कम होगी हाँ लेकिन परमेबिलिटी कम हो जाएगी. बिकॉज ये वी एज्यूम कि ये कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रही फ्लो को. वी एज्यूम कि रेजिस्टेंस हमें सिर्फ हम जब मेम्ब्रेन की ये जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस. तो यहाँ पे जो थिकनेस है हम ये पूरी 250 माइक्रोमीटर फॉर्मूला में नहीं डालते.
हम ये जो थिकनेस है 1, हम यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर पुट करते हैं, बिकॉज वी से कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये थिकनेस हम इसको काउंट नहीं करते। यहाँ से जो गैस है, जो लिक्विड है, वो इजीली फ्लो कर जाएगा, इट वोंट प्रोवाइड एनी थिकनेस। लेकिन अगर ये हम कोटिंग को बेहतर करने के लिए हम इसको ऑप्टिमाइज नहीं करते और बहुत थिन मेम्ब्रेन्स बना देते हैं, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाएगी। तो बस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था तो एक इंडियन स्टूडेंट मेरे पास अंडर ग्रेजुएट का आया था इंटर्नशिप के लिए। तो हमने सारा, उसने 3-4 महीने सिर्फ यही काम किया और बड़ी अच्छी एक ऑप्टिमाइजेशन की कि पीडीएमएस की अगर हमने लेयर कोट करनी है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रेंजेस ऑफ पॉलीमर कंसंट्रेशन। फिर आई आई होप कि मैं आपको असल में ना आज मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहता था, लेकिन चलो वो मैं आपसे ग्रुप में फिर शेयर करूंगा। फॉर सम रीजन यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो इसके अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप डिपिंग जो है वो कितनी स्पीड से कर रहे हो, कितनी देर उसको सोल्यूशन के अंदर रख रहे हो। उसके बाद बिटवीन वन लेयर एंड अदर लेयर आप कितनी देर उसको वेट कर रहे हो, कितनी देर आपकी जो सपोर्ट है वो उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट है वो ड्रिप हो रहा है। और उसके बाद आप सेकंड जो डिफरेंट अपने लेयर्स कोट करनी है ना, टू मेक श्योर कि आपकी एक थिन होमोजीनियस लेयर बने। तो ये डिप कोटिंग एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्यों मैं इस पे इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इंडस्ट्री में दो तरह की कंपोजिट मेम्ब्रेन जब भी बनती है तो दो मेथड्स ही यूज होते हैं। प्रेफरेबली दे ऑलवेज यूज डिप कोटिंग बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द मेथड, और बिकॉज ये इंडस्ट्रियल स्केल पे करना ये बहुत आसान होता है। जस्ट इमेजिन, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि एक सपोर्ट बनी हुई है, उसको कन्वेयर बेल्ट से आप गुजारते हो और वहां से वो गुजरती है, फिर एक बहुत बड़ा बात होता है वहां से जिसमें पॉलीमर सोल्यूशन है, उसके अंदर से वो पास होता है। और फिर आप एक बड़े बड़े ओवंस होते हैं, कैबिनेट ओवंस होते हैं या वैसे ओपन ओवंस होते हैं जिसमें ड्राई एयर का फ्लो आ रहा होता है, वहां से पास होती होती सॉल्वेंट वेपोरेट हो जाता है और आपकी फिल्म बन जाती है। 2-3 इंडस्ट्रीज का मैंने विजिट किया है, दे ऑल वर यूजिंग दिस मेथड फॉर। जी जी। हाँ हाँ, नहीं इसके लिए हम ये करते हैं कि जो बैक बैक साइड है उसको, वीडियो चल रही होती है ना तो मैं आपको दिखा देता, इसको इस तरह करते हैं, एक फ्रेम के अंदर रखते हैं। ठीक है, जो जो हम इमर्स करते हैं ना वो एक फ्रेम के अंदर होती है, कि जो बैक साइड होती है वो पूरी सील्ड होती है। तो जब वो अंदर जाती है तो सिर्फ जो फ्रंट साइड है उस पर कोटिंग होती है। तो एक होल्डर, ये आप समझ लो जिस तरह गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है, तो वो एक आपने देखा होगा अक्सर फ्रेम्स के अंदर होती है, सिर्फ फ्रंट साइड विजिबल होती है, बैक साइड जो है उस फ्रेम के अंदर सील्ड होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सवाल आपका बहुत अच्छा था। जी अ, हाँ, ये वाला ना, ये पॉलीमर सोल्यूशन है। बिल्कुल, ये कोटिंग बाद के अंदर पॉलीमर का सोल्यूशन है जो हमने ऊपर कोट करना। यहाँ पे कोटिंग होगी इस स्टेप पे, इस स्टेप एक पॉलीमर सोल्यूशन है और वो उस वो वाला सोल्यूशन है जो ऊपर हमने कोट करना है। सपोर्ट तो बनी हुई है ना, सपोर्ट तो फेज इन्वर्जन से बनी हुई है पहले से, वो जो हमने आगे स्टडी करेंगे, सपोर्ट बनी हुई है। उस सपोर्ट को हमने इसके अंदर कास्ट किया, उसके बाद हमने इसको पास किया और हमारे, अच्छा एक आगे चल के भी बता सकता हूँ, लेकिन एक मजे की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफा मैं कॉन्फ्रेंस में था, आई डोंट रिमेम्बर वो कि कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, शायद वो आईकॉम थी। तो उसमें एक स्टूडेंट था, पीएचडी स्टूडेंट था किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का। उसने प्रेजेंट किया काम के, मैंने सपोर्ट बनाई, आई थिंक पर वेपरेशन के ऊपर शायद काम था या कुछ, या गैस सेपरेशन के था, नॉन पोरस मेम्ब्रेन के ऊपर था। फिर उसने कहा कि मैंने इसके ऊपर हाँ कोटिंग की। तो ये सपोर्ट लेट से पोलीमाइड की थी, ये जो कोटिंग थी ये थी पोलीसल्फोन की फॉर एग्जांपल।
और फिर उसने कहा कि जब मैंने इसको टेस्ट किया तो आमतौर पे जो गैस सेपरेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो परवेपरेशन मेम्ब्रेन इंडस्ट्री में यूज होती हैं, तो उनके अंदर, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ थोड़ा सा, व्हाट ही सेड कि उसने एक मेम्ब्रेन बनाई एसिमेट्रिक, सपोर्ट नहीं बनाई उसने, एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन बनाई। एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन आपको पता है ना, जो कोटिंग के थ्रू नहीं बनती, डायरेक्ट एक वन स्टेप प्रोसेस से बन जाती है। फिर उसने कहा कि जब मैंने इसको टेस्ट किया फॉर एनी गिवन एप्लीकेशन फॉर CO2 सेपरेशन फ्रॉम CH4, तो आई फाउंड कि इसकी जो सिलेक्टिविटी थी वो बहुत लो थी और इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई थी। तो ही सेड के व्हाट वी फाउंड आउट के इस मेम्ब्रेन फेज इन्वर्जन प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, कम्प्लेक्स होता है। ही सेड के ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस देयर वर फ्यू होल्स इन द मेम्ब्रेन, जो कि मुश्किल था। इट इज नॉट पॉसिबल, जो मैंने कई दफा रिपीट किया, लेकिन हमेशा मेम्ब्रेन, आप लोग भी जो मेम्ब्रेन बनाते हो आप लोग भी यही करते हो ना कि कुछ मेम्ब्रेन सेम नहीं बन रही, उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ही सेड के उसमें डिफेक्ट्स आ रहे थे। तो व्हाट आई डिड, I use dip coating method to coat another layer on top of it, और इसको उसने नाम दिया सीलिंग लेयर। सीलिंग लेयर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म है, ये बहुत यूजुअली यूज होता है, हम भी करते हैं जब एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन बनाते हैं तो ऊपर एक लेयर से सील कर देते हैं डिफेक्ट्स को। और ये जो सीलिंग लेयर है ये उसने पॉलीइमाइड की एक लेयर कोट कर दी। अब जो पॉलीइमाइड की लेयर उसने कोट की इसी प्रोसेस के थ्रू, एक तो व्हाट ही मेंशन्ड द पॉलीमर कंसंट्रेशन, आई थिंक 8 या 9 या 10% पॉलीमर कंसंट्रेशन थी। दूसरा ये था कि ये जो लेयर है नीचे वाली, इसकी परमेबिलिटी अगर 10 है तो इसकी जो पॉलीइमाइड है इसकी परमेबिलिटी 7 या 8 है। अब परमेबिलिटी आपको पता है एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, हमने कहा था ना कि ये फ्लक्स इज ड्राइविंग फोर्स अगर कांस्टेंट हो, थिकनेस भी कांस्टेंट हो, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दिस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, जो हमारा लास्ट लेक्चर था सारा, कि उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, टीजी क्या है एंड सो ऑन। तो एक मेम्ब्रेन जो बनाई उसने जिसकी परमेबिलिटी 10 थी, उसके ऊपर एक उसके डिफेक्ट्स कोट करने के लिए एक और लेयर को डिप कोट किया जिसकी परमेबिलिटी नीचे वाली लेयर से भी कम है। जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म की तो उसमें अगर 100 लोग थे ना हॉल में, तो उनमें से 80 लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ था क्वेश्चन के लिए। क्या रीजन हो सकती है कि एक लेयर जो आइडियल मेम्ब्रेन थी उसकी परमेबिलिटी 10 थी, उसके ऊपर एक और लेयर कोट की डिप कोटिंग से सिर्फ डिफेक्ट्स को सील करने के लिए, ताकि वो सिलेक्टिविटी बढ़ सके। सिलेक्टिविटी तो उसकी बढ़ गई, लेकिन अब एक और मैं आपको थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ। इसकी थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर और ऊपर वाली लेयर की थिकनेस भी 1 माइक्रोमीटर है। क्या गलत किया यहाँ पे, क्या गलती हुई? प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा, और ये चीज देखो ना, रेजिस्टेंस डब, हाँ उसने रेजिस्टेंस जो 1 माइक्रोमीटर थी उसको डबल कर दिया। अगर पहले उसकी परमेबिलिटी 10 आ रही थी तो अब उसकी परमेबिलिटी 5 भी नहीं, 5 से भी कम आएगी, क्योंकि ऊपर वाली लेयर इवन लेस परमिएबल है। या तो इसकी भी 10 होती तो हम कहते हैं कि हाँ दोनों की थिकनेस बराबर है, दोनों की परमेबिलिटी भी बराबर है, तो वी कैन से कि मे बी 5। अब उसकी उसने अपनी परमेबिलिटी को आधा कर दिया, आधे से भी उसने ऊपर वाली लेयर जो है लेस परमिएबल यूज की। तो अब मुझे आप बताओ, ये अगर मैं कहता हूँ कि एक तो जाहिर है ये तो बिल्कुल एक वो ब्लंडर किया ना, लेकिन ये जब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज बहुत कॉमन है, आप लोग भी अगर मेम्ब्रेन बनाओ फॉर नैनो फिल्ट्रेशन या गैस सेपरेशन, नैनो फिल्ट्रेशन तो नहीं, गैस सेपरेशन या परवेपरेशन, तो कभी भी आप एक मटेरियल की जो पेपर के अंदर सिलेक्टिविटी है ना वो नहीं ले पाओगे। हमेशा आपको एक ना लेयर कोट करनी पड़ेगी, जिसको कोटिंग, जिसको हम सीलिंग लेयर कहते हैं। आप एक ही रेसिपी जो पेपर के अंदर होगी उसको रिपीट करोगे, वहां पे सिलेक्टिविटी 50 होगी, आपकी 15-20 आ रही होगी, चाहे जितनी मर्जी तो आप रिपीट कर लो। तो अगर आपने 50 लेनी है तो आपको ये डिफेक्ट्स, जो कि फेज इन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सीलिंग लेयर भी लगानी है,
एक तो हमें जाहिर है प्रोसेस ऑप्टिमाइज करें ना कि हम पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन कम लें, लेकिन स्टिल व्हाट एल्स कैन बी डन? सोचो सोचो। इंटरलेयर से एक और लेयर, आप कह रहे हो यहाँ पे एक और लेयर बना दें, ये तीसरी लेयर बना दें। हाँ हाँ हाँ, वही आप कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो यहाँ पे एक और लेयर इंटरलेयर लगा दें और यहाँ पे पॉलीमाइड। नहीं 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 नहीं, नहीं अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो आप ये बात कर रहे हो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप भी वैसे बात कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हम सपोर्ट बनाएं, सपोर्ट के ऊपर एक इंटरलेयर बनाएं और उसके ऊपर एक लेयर कोट करें, है ना? लेकिन हम तो कंपोजिट मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे, हम एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, कि वो मेम्ब्रेन ही ऐसी है कि उसके अंदर जब वो बनती है ना, तो उसके अंदर आप बात कर रहे हो जिस तरह हम में से बहुत सारे लोग इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन से मेम्ब्रेन बनाते हैं, वो एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन नहीं बनाते, वो सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट के ऊपर कोटिंग करते हैं, हाँ इंटरफेशियल। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि जब बनती है वो खुद ब खुद इस तरह बन जाती है, एसिमेट्रिक, उसके ऊपर टॉप लेयर आ जाती है। हाँ, जब आ जाती है तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब ये डिफेक्ट्स का हल करने का मकसद एक ही है, हम सिंथेसिस जब भी होगा ऐसे ही होगा, और ये ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारी लैब का इशू है, ये इंडस्ट्री में होता है। फिलर नहीं, फिलर खुद सोचो एक मेम्ब्रेन बन चुकी हुई है, उसके अंदर आप कैसे, आपको होल नजर भी नहीं आ रहा। हाँ, इफेक्ट डिफेक्ट नहीं, कैसे हो सकता है? देखो एक मेम्ब्रेन बनी हुई है आपके सामने है, आपको होल नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन सिलेक्टिविटी कम है। ये ह्यूमन आई से तो आप पिन होल नजर आ जाते हैं, लेकिन ये तो इतने छोटे नैनोमीटर स्केल के डिफेक्ट्स हैं जो कि नजर नहीं आ रहे। किसी ना किसी ने जरूर देना है इसका जवाब। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। अगर इसका बहुत आसान हल ये है कि अगर ये लेयर, इसकी परमेबिलिटी 10 है, 10 बेरर है, एक यूनिट है परमेबिलिटी का, तो हाउ अबाउट हम एक ऐसी लेयर से कोट करें जिसकी परमेबिलिटी 10,000 बेरर हो, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 टाइम्स ज्यादा हो। तो ये अगेन जिस तरह ये नेग्लिजिबल हम कहते हैं, इसका इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होगा, है ना? क्योंकि इसमें से इतनी तेजी से जो भी मटेरियल है, लिक्विड है या गैस है, इतनी हाई परमेबल है, इतनी तेजी से वो गुजरेगा कि असल में उसको रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेगी, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सील करना, डिफेक्ट्स को सील करना। आपकी सिलेक्टिविटी भी राइज कर जाएगी, और आपकी परमेबिलिटी जो पहले आ रही थी तकरीबन बहुत थोड़ा सा, कोई मे बी 5% ड्रॉप हो उसमें, वो भी इवन लेस देन दैट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल जितनी भी मेम्ब्रेन्स बनती हैं एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन्स, उन सब के अंदर सीलिंग लेयर हमेशा होती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जिस एप्लीकेशन में जो यूजर है वो क्या चाहता है। अगर वो एक, देखो एक फूड है, फूड के अंदर किसी प्रोसेस के अंदर लगी हुई है, तो मे बी सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि 1% भी कंटेमिनेशन आए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पे किसी सॉल्वेंट को आप सेपरेट कर रहे हो। मे बी नॉट, क्योंकि देखो अगर हम टीडीएस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल जीरो नहीं करना चाहते, हम कहते हैं 400 टीडीएस, हम 800 से 400 भी आ जाएं, 50% रिजेक्शन भी ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मेम्ब्रेन टीडीएस तो 50 पे ले आए लेकिन फ्लक्स बहुत लो हो। तो आमतौर पे जो मेम्ब्रेन वाटर के लिए यूज होती हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन होती है कि फ्लक्स बहुत हाई हो, रिजेक्शन बेशक 800 से 400 पे 50% आ जाए। आप लोग भी यहाँ पे करते हो रिजेक्शन, आप लोग 30% आ रही होती है, 20 किसी की आ रही होती है, स्टिल इट्स फाइन डिपेंडिंग ऑन द वाटर। हमें वाटर के लिए हम बहुत हाई रिजेक्शन नहीं चाहते होते, वाटर के लिए परमिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आइडियली हम चाहते हैं कि दोनों। ठीक है, तो हम, हमारी रिसर्च का पर्पज ये होता है कि हम वी स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम अ हाईली परमिएबल और हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, एंड देन we do research, we add materials, blah blah blah, to uplift the other one without
कॉम्प्रोमाइजिंग, कि ये ना हो कि एक ऊपर जाए और दूसरा। तो परमेबिलिटी, सिलेक्टिविटी, कोई भी एप्लीकेशन है मेम्ब्रेन की, उनका ट्रेड ऑफ होता ही होता है। एक मेम्ब्रेन जो परमिएबल ज्यादा होती है वो सिलेक्टिव कम होती है, जो मेम्ब्रेन सिलेक्टिव ज्यादा होती है उसकी परमिबिलिटी कम होती है। हाँ, पहले पहले ज्यादा हो गई थी, लेकिन डिफेक्ट्स की वजह से सिलेक्टिविटी रिड्यूस हो गई ना। हाँ, कम हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सीलिंग लेयर हम ऐसी यूज करते जो कि परमिएबल बहुत होती, तो सिलेक्टिविटी भी रिड्यूस ना होती और परमिएबिलिटी भी रिड्यूस ना होती। हाँ, तो हमें हमेशा हमें एक ट्रेड ऑफ की तरफ जाना चाहिए, और वी ऑलवेज डू इट। अच्छा, एक लास्ट थिंग इन डिप कोटिंग, ज्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाकी प्रोबेबली इसके बाद टेक्निक्स इतनी वो नहीं है जो कि आप लोग यूज करोगे। ये लास्ट थिंग, ये जो एडहेजन है, ये किस पे डिपेंड करेगी? हम ये भी तो चाहते हैं कि कोटिंग अंदर ना जाए। वो हमने देख लिया, पॉलीमर कंसंट्रेशन ऑप्टिमाइज हो, थिकनेस भी हमने देख लिया, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इन दोनों की एडहेजन के ये सालों तक, महीनों तक जो है, इनकी एडहेजन बेहतर है, ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटरेक्शन, शाबाश। तो एक तो हम अक्सर देखते हैं कि कोई आइडियल केस में इनके दरमियान कोई केमिकल लिंकेज हो सके, दैट वुड बी अ वेरी नाइस वन, लेकिन नॉर्मली फिजिकली होती है। तो आप मुझे ये देखो कि ये जो ग्लास है, इसके ऊपर अगर मैं कोटिंग करता हूँ ज्यादा बेहतर होगी या इसके ऊपर ज्यादा बेहतर होगी? लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग है ना। जितनी स्मूथ सरफेस, हाँ बिल्कुल, जितनी स्मूथ सरफेस सपोर्ट होगी उतनी उसकी एडिशन ऊपर वाली लेयर की कम होगी, जितनी रफ होगी उतनी कम होगी, उतनी ज्यादा होगी। आपने, आप में से काफी लोगों ने वो डॉक्टर आयशा का सेमिनार अटेंड किया था ना, जो यहीं से हमारी ग्रेजुएट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया कि जो आप लोग फेज इन्वर्जन में जो ट्रेज हैं, उन्होंने इस ट्रे में इस तरह के पैटर्न डाल दिए है ना, ट्रे के अंदर इस तरह के पैटर्न्स डाल दिए, ताकि जब मेम्ब्रेन बनती थी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। उनकी जितनी भी मेम्ब्रेन थी इस तरह की बन रही थी। तो उसका भी ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि उसके बाद उन्होंने जो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन की, तो दे क्लेम कि वी हैव बेटर इंटरेक्शन बिकॉज वी हैड क्रिएटेड वेरी रफ सरफेसेस। तो ये जो रफनेस है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये रफनेस इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमशा हमारे पास जो स्टूडेंट थी, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया, उन्होंने रफनेस इंक्रीज करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे सपोर्ट के अंदर नैनो, आमतौर पे नैनो मटेरियल्स हम ऊपर डालते हैं ना, जहाँ पे हमने सेपरेशन लेनी होती है, उन्होंने यहाँ पे डाल दिए नैनो मटेरियल। अब ये जो नैनो मटेरियल है, ये सरफेस जब मेम्ब्रेन बनती है तो उसके अंदर रफनेस क्रिएट करते हैं, डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट वी थिंक, इवन दो वी हैवंट इन्वेस्टिगेटेड मच इनटू डिटेल, वी होप दैट कि हमारी जो सरफेस है उसकी रफनेस इंक्रीज हो गई, हो जाती है बेहतर, क्योंकि जाहिर है जो ऊपर वाली लेयर है अब वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और सरफेस एरिया जाहिर है उसकी अपनी वो एडवांटेजेस हैं, लेकिन अच्छा, जो सरफेस रफनेस है, इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है, क्योंकि जाहिर है आपने सपोर्ट बनाई, आपको कैसे पता चलेगा? आपको हाथ से तो पता नहीं चलेगा कि वो रफ है। इसके लिए एएफएम यूज होती है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। वो जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, उसमें ये होता है, इमेजिन करो एक नीडल है जो कि इतनी बारीक नीडल है कि आपको देखना भी उसको मुश्किल है, नैनोमीटर साइज की। तो वो जो नीडल है, वो सरफेस के ऊपर हम बहुत लो फोर्स के साथ उसको टच करते जाते हैं। तो जहाँ पे उसको स्मूथ सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मिलती है, वहां पे उसको फोर्स कुछ और मिलती है। जहाँ पे वो नीचे डेप्थ में जाती है उसको कुछ और मिलती है। तो वो इवेंचुअली वो पूरी सरफेस को स्कैन करके हमें एएफएम बता देती है कि इसकी रफनेस कितनी रफ सरफेस है। और इवन जी जी, टैपिंग मोड यूज होता है कैंटिलीवर का, आपने ये उसमें पढ़ा हुआ है? जबरदस्त, गुड। तो एएफएम को हम किसी दिन जरूर उसके ऊपर सेशन करेंगे, मेम्ब्रेन्स के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है।
रफनेस के लिए भी और थिकनेस के लिए भी। अच्छा, मूविंग ऑन, अनदर टेक्निक जो कि आप लोग यहाँ पे यूज करते हो, दैट इज कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक पॉलीमर सॉल्यूशन लेते हैं, और उस पॉलीमर सॉल्यूशन को एक, अगर हमारे पास ये एक सपोर्ट है, तो हम एक पॉलीमर सॉल्यूशन बनाने के बाद हम एक ट्रे से इसको इसके ऊपर कास्ट कर देते हैं। कि एक ऐसी ट्रे लेते हैं जिसके नीचे कुछ एयर गैप होता है। जमीन पे जब वो रखते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो बिल्कुल नीचे नहीं बैठती, वो थोड़ी सी कुछ माइक्रोमीटर ऊपर रहती है। तो क्या होता है, जब उसके अंदर हम सोल्यूशन डालते हैं और उसको उसके ऊपर फैलाते हैं, तो जिस जिस तरह वो फैलती जाती है, तो जितना उसके ऊपर एयर गैप होता है, उस उतना ही सोल्यूशन जो है वो कोट हो जाता है। एंड इवेंचुअली व्हाट वी डू, फिर जब कास्टिंग करने के बाद हम जो सॉल्वेंट है, क्योंकि जाहिर है पॉलीमर सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, हम उसको ओवन के अंदर सिंपली इवेपोरेट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट नीचे सिर्फ एक सॉलिड फिल्म या एक पॉलीमर की फिल्म जो है वो बच जाती है। कास्टिंग के थ्रू सिंपली हम अगेन एक नीचे सपोर्ट और ऊपर एक थिन टॉप लेयर। फेज इन्वर्जन में आप देखो, इमेजिन करो कि कोएगुलेशन बात से पहले वाला स्टेप, कि कोएगुलेशन में नहीं डाला हमने, एक सपोर्ट ली, उसके ऊपर कोटिंग की, फिर हमने उसको ओवन में रख दिया और उसको इवेपोरेट कर दिया। एक और मेथड जो कि इंडस्ट्रियल नहीं है, अपस्किल नहीं हो सकता, लेकिन लैब के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्पिन कोटिंग। स्पिन कोटिंग एज द नेम डिपिक्ट्स, बहुत आसान सा प्रोसेस है, जिसके अंदर अगेन हम एक सपोर्ट लेते हैं जो कि पोरस सपोर्ट होती है, और उस पोरस सपोर्ट को हम कोटर के अंदर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो पॉलीमर सॉल्यूशन, जिस तरह हमने डिप कोटिंग में पढ़ा, उस पॉलीमर सॉल्यूशन को हम इसके ऊपर पोर करते हैं, और इसको हम 1000, 2000, 4000 आरपीएम से रोटेट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सॉल्वेंट है वो सारा उड़ जाता है, और जो पॉलीमर है उसकी एक थिन टॉप लेयर बच जाती है। आइडियली अगर हम स्पिन कोटिंग और डिप कोटिंग को कंपेयर करें, तो किस केस में हमें थिन मेम्ब्रेन मिलेगी? स्पिन कोटिंग में, है ना, बिकॉज डिप कोटिंग में इट इज मोर मैनुअल, जबकि यहाँ पे अगर हम ह्यूज आरपीएम से उसको रोटेट करें, तो सॉल्वेंट सारे का सारा साइड पे चला जाएगा और एक थिन लेयर बच जाएगी। लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्री में हमें ह्यूज सरफेस एरिया, ह्यूज एरिया ऑफ मेम्ब्रेन बनानी होती है, तो हम ये नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़े स्पिन कोटर, और फिर एनर्जी कितनी लगेगी उसको रोटेट करने के लिए। एक रूल ऑफ थंब अगर आप में से कोई शायद यूज करे इस स्पिन कोटर को, तो ये है कि आप में से जो लोग इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन पे कर रहे हैं ना, उनको मैं शायद बता रहा हूँ आपको, आपने देखा नहीं होगा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये भी किया था कि स्पिन कोटिंग के थ्रू पहले एक मोनोमर को कोट किया स्पिन कोटिंग के थ्रू, फिर दूसरे को कोट किया। आइडिया वाज टू एक थिन मेम्ब्रेन बन सके। तो स्पिन कोटिंग में अगर पॉलीमर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, उसकी विस्कोसिटी बहुत लो है, तो हम बहुत हाई आरपीएम के थ्रू रोटेट करते हैं। वरना ये होता है कि हम उसको पोर करते हैं, एंड बिफोर इट रोटेट्स जो भी सोल्यूशन है वो सारा डिस्पर्स हो जाता है, लेयर अच्छी नहीं बनती। अगर हमारा पॉलीमर सोल्यूशन विस्कस है, पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा है, तो व्हाट वी डू, हम स्लो उसको आरपीएम इसके कम रखते हैं, ताकि एक विस्कस फिल्म अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। So spin coating is another technique that is used in which to make what sort of membranes? बिल्कुल डेंस बनेगी। ये जितनी भी टेक्निक, कंपोजिट मेम्ब्रेन मेरे ख्याल में हमेशा डेंस ही होती है डिप कोटिंग से, क्योंकि देखो कंपोजिट मेम्ब्रेन में हम ऊपर कोटिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है कि हम होल्स या पोर्स जनरेट कर सके। तो कंपोजिट मेम्ब्रेन में सिंपली यही होता है कि बस ऊपर एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जो कि हाँ मेम्ब्रेन का काम करती है। तो व्हाट वाज माय क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, यस, बिल्कुल। तो
अभी तक जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं इनमें से पोरस मेम्ब्रेन किस मेथड से बनती है और नॉन पोरस किससे बनती है? नॉन पोरस मेम्ब्रेन, नहीं नहीं नहीं, इन मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्पिन कोटिंग से नॉन पोरस बनेगी, डिप कोटिंग से, टेम्पलेट लीचिंग से, है डिप कोटिंग से पोरस डेंस, और टेम्पलेट लीचिंग से पोरस, और सिंटरिंग से पोरस होगी। ठीक है, तो कंपोजिट मेम्ब्रेन हमेशा पोरस होती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, आई थिंक दिस इज प्रोबेबली लास्ट 2 और 3 months, हाँ ये तो हम बाद में देखेंगे, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन, प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन एक और टेक्निक है जिसके थ्रू हम कंपोजिट मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसके थ्रू हम अगेन कंपोजिट मेम्ब्रेन में हमारा एम्फेसिस क्या होता है कि हम जितनी अच्छी लेयर और जितनी थिन मेम्ब्रेन बना सके। प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, वी मेक लेयर्स एज थिन एज 50 नैनोमीटर। 50 नैनोमीटर का मतलब 1 माइक्रोमीटर से हाफ कर लो तो 500, उसका भी आप 10 टाइम्स कम करो तो 50, तो इट इज एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन। सो व्हाट वी डू इन प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन, हमारे पास एक रिएक्टर होता है विच वी कॉल अ प्लाज्मा रिएक्टर। उसके अंदर जो हमारी सपोर्ट है हम उसको प्लेस कर देते हैं होल्डर के ऊपर। उसके बाद व्हाट वी डू, हम इस सपोर्ट के ऊपर लेयर को पॉलीमराइज करते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन एक मेथड है जिसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं ऊपर वाली लेयर की। इस केस में भी व्हाट वी डू, वी यूज अ मोनोमर जिसके पॉलीमराइजेशन होनी है। अंडर सर्टेन फ्लो रेट वी सब वी feed the plasma reactor with the monomer, then we have a gas, a certain gas जिसके रेडिकल्स ने इस मोनोमर के साथ रिएक्ट करना है। प्लाज्मा आपको पता है क्या होता है, इट इज आयोनाइज्ड गैस इन आयोनाइज्ड फॉर्म, इन रेडिकल फॉर्म। तो व्हाट वी डू, हम एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इसके अंदर डिस्चार्ज कॉइल होती है, जो कि जब ये गैस एंटर होती है अंडर सर्टेन फ्लो रेट तो वो आके इसके अंदर रेडिकल्स में फॉर्म होती है, आयोनाइज होती है। और आपको पता है जो रेडिकल्स होते हैं, जब एक गैस रेडिकल्स की फॉर्म में हो तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, उसको फिर कोई कंडीशंस नहीं चाहिए होती रिएक्ट करने के लिए। जब ये आयनाइज, अगर लेट से अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी गैस है, जब वो आयनाइज हो जाएगी तो वो उस मोनोमर से बहुत एब्रप्ट उसका रिएक्शन होगा। जितना हम देर जितनी हम इसको टाइम देंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आयोनाइज्ड गैस और मोनोमर का रिएक्शन होने से जो पॉलीमराइजेशन होगी, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी और ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी ऑन टॉप ऑफ दिस सपोर्ट। अब यहाँ पे हम बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको कंट्रोल करके ये थिकनेस अचीव कर सकते हैं। जाहिर है जब वो पॉलीमराइज होगी तो बहुत थिक मेम्ब्रेन भी बन सकती है, इसकी डिपोजिशन भी होमोजीनियस हो सकता है, ना हो। तो इस सारे प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। इट दिस होल प्रोसेस इज अंडर वैक्यूम। कितना वैक्यूम है, मोनोमर और गैस का कितना फ्लो रेट आ रहा है, ये जो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स, टाइम हम कितना दे रहे हैं, हम इसको 5 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, फ्लो रेट क्या है, जो हमारा वैक्यूम है इसका प्रेशर क्या है, ऑल दीज पैरामीटर्स डिटरमिन कि हमारी लेयर कितनी अच्छी कोट होती है और वो कितनी थिन रहती है। प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन इंडस्ट्रियल स्केल पे तो आई डोंट थिंक यूज होता है। ये एक लैब का प्लाज्मा है जो कि जिसकी पिक्चर्स वही हमारी यूनिवर्सिटी का जिसकी मैंने ली हुई है। इसके अंदर ये साइड ग्लास है जिसमें आप ये पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो, प्लस डिफरेंट सेंसर्स हैं, फ्लो मीटर्स हैं, गैस की इनलेट है, मोनोमर की इनलेट है। प्लाज्मा के थ्रू नॉट ओनली हम
कोटिंग कर सकते हैं, बल्कि हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, मिसाल के तौर पे एक सपोर्ट है या मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हमने कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, अमोनिया, नाइट्रोजन, वो भी हम कर सकते हैं। बिकॉज हम क्या करते हैं, अगेन एक रेडिकल्स की फॉर्म में गैस को अंदर आयोनाइज करने के बाद वो फंक्शनल ग्रुप अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसको हम उसके ऊपर अटैच करते हैं। एक हमारी मास्टर स्टूडेंट, थीसिस स्टूडेंट थी नैनतारा, उनका मैंने आपसे शायद शेयर किया था आर्टिकल कुछ 1 या 1.5 महीना पहले, बिट 72 मॉफ फेस्ड मेम्ब्रेन्स। उन्होंने ये किया था कि एक मॉफ जिसका नाम है बिट 72 वो बनाया, और उसको बनाने के बाद हमने लिवरपूल यूनिवर्सिटी में एक हमारे कोलैबोरेटर है, हमने वो मॉफ उनको भेज दिया। उन्होंने इस मॉफ को रिएक्टर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लाज्मा के साथ, एक को ऑक्सीजन के साथ एक को नाइट्रोजन के साथ फंक्शनलाइज किया, एंड दिस देन सेंटेड अस बैक। एंड वी फाउंड आउट कि जब हमने इस मॉफ को, जो कि प्लाज्मा फंक्शनलाइज था, इसको यूज किया, तो वी गॉट वेरी नाइस रिजल्ट्स। बड़ी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी, बिकॉज ये जो फंक्शनल ग्रुप थे इनकी CO2 से जो पोलर गैस है उससे अफिनिटी काफी ज्यादा थी। किसी का सवाल था यहाँ पे? नहीं? तो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर लैब स्केल एप्लीकेशन। दो और क्विक टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं पोरस मेम्ब्रेन बनाने के। प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन से कौन सी मेम्ब्रेन बनेगी अगेन? कंपोजिट और डेंस, बिल्कुल। बिकॉज अगेन ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू देयर इज नो वे बाय विच वी कैन कंट्रोल द पोर्स और पोर साइज। स्ट्रेचिंग, आप में से एक्सट्रूजन किसी ने पढ़ी हुई है? एक्सट्रूडर किस तरह काम करता है? हाँ, तो जो एक्सट्रूडर है जिसके अंदर हम एक्सट्रूडर का क्या फंक्शन होता है? गुड। तो व्हाट वी डू कि हम जो पॉलीमर है उसको मेल्ट ब्लो करते हैं। हाँ, तो वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, व्हाट वी डू कि उसको हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन हम उसको स्ट्रेच करते हैं। तो एक पॉलीमर सॉल्यूशन या मेल्टेड पॉलीमर एक एक्सट्रूडर से पास हो रहा है, हम उसको जब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर नेचुरली डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे। ये जो डिफेक्ट्स हैं उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये जो स्ट्रेचेस हैं, ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये पोर्स का काम करते हैं। अब ये कुछ सेम इमेजेस हैं जिसमें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सट्रूजन हमने स्ट्रेचिंग की, एंड वी फाउंड आउट के these membranes were formed which are microporous. Microporous मतलब कि microfiltration membranes, large size pores produce होते हैं। Due to the versatility of this process and ease of this process and जितनी हमारे पास availability होती है stretching की, we can make up to 90% porous membranes, क्योंकि depending on the force that we apply, जितनी ज्यादा करेंगे उससे हम पोर साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं और पोरोसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट जो टेक्निक है, दिस इज अगेन अ लैब स्किल टेक्निक नॉट यूज इन इंडस्ट्री, विच इज कॉल्ड एज ट्रैक एचिंग। ट्रैक एचिंग में ये करते हैं कि हम अगेन एक हार्ड ब्लॉक लेके किसी भी पॉलीमर का, PTF, टेफ्लॉन है, पॉलीकार्बोनेट है, कोई भी नॉन पोरस मेम्ब्रेन को लेके हम उसमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स को उसके अंदर से पास करते हैं। जब वो हाई एनर्जी आयोनाइज्ड बीम उसमें से पास होती है, फॉर एग्जांपल पॉलीकार्बोनेट फिल्म से, तो वो उसमें डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। जो डिफेक्ट्स हैं उनको फिर हम मजीद जो उसके रिमेन्स हैं उनको किसी डाइल्यूट एसिड या अल्कलाइन बाथ में लीच आउट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट वी गेट यूनिफॉर्म साइज ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्स, बिकॉज पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को सेम फोर्स मिल रही है, सेम आयोनाइज्ड बीम उसमें से पास हो रही है। तो अगर आप ये उसकी सेम पिक्चर देखो और ये AFM की पिक्चर है, तो आप देख सकते हो कि तकरीबन सेम साइज ऑफ पोर्स जो है वो जनरेट होते हैं। पोरोसिटी रिलेटिवली लो होती है, पोर साइज वेरी करता है बिटवीन 0.02 to 10 माइक्रोमीटर। हाउएवर जो पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत नैरो होगी, सारे के सारे पोर्स एक ही साइज के होंगे, तो सिलेक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। इसकी
अब एक चीज आपको यहाँ पे, इफ आई कंक्लूड, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड ही है, ये हम बाद में देखेंगे, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि हम एक नॉन पोरस मेम्ब्रेन को लेते हैं और उसके अंदर थ्रू सम मैकेनिकल वे, थ्रू सम इलेक्ट्रोकेमिकल वे हम हमेशा डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ट्रैक एचिंग टेक्निक देख लो, आप स्ट्रेचिंग टेक्निक देख लो, अगेन वी टुक समथिंग लाइक दैट। आप सिंटरिंग, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन टेम्पलेट लीचिंग अगेन हम फिजिकल मेथड से पोर्स जनरेट करते हैं। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और बाकी ऑल क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें आइदर वी यूज सिमेट्रिक मेम्ब्रेन बाय फेज इन्वर्जन, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, और वी यूज composite membranes by dip coating, by spin coating, by plasma polymerization, by interfacial polymerization। तो ये एक टेक होम मैसेज है कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए हमने जब मेम्ब्रेन्स बनानी होती हैं तो उसके सिलेक्शन हम करते हैं इन क्राइटेरियाज की बेसिस पे। That was all for today। आज हम जल्दी फारिग हो गए हैं ना, आज ब्रेक की भी जरूरत नहीं पड़ी और that's it। अच्छा हाँ, अब इस टॉपिक में से आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है? आपने, जाहिर है ऐसी असाइनमेंट होनी चाहिए जो कि आप लोगों के काम से रेलेवेंट हो। तो आपने कोई एक पेपर ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें आसान सी असाइनमेंट है, कंपोजिट मेम्ब्रेन बनी हो, बट नॉट बाय इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, क्योंकि वो आज का हमारा टॉपिक नहीं था। बाय यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक्स दैट वी डिस्कस टुडे, कंपोजिट मेम्ब्रेन बनी हो। फिर आपने उसका देखना है कि बनने के बाद उसमें उसका सेम का स्ट्रक्चर कैसा था, और सबसे बेस्ट असाइनमेंट उसकी होगी जो ऐसा पेपर सिलेक्ट करे जिसमें इन कंडीशंस को ट्यून किया हो। असल मजा तब आएगा कि सिर्फ ये ना किया हो कि बस पॉलीमर सोल्यूशन लिया, उसकी कोटिंग की, डिप कोटिंग से मेम्ब्रेन बन गई और फिर उसको पर वेपोरेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, आरओ या गैस सेपरेशन में टेस्ट कर लिया। सबसे इंटरेस्टिंग पेपर वो होगा जिसके अंदर ये जो डिप कोटिंग का जो प्रोसेस है किसी भी पॉलीमर के लिए, उसको उन्होंने समहाउ ऑप्टिमाइज किया हो, पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशंस वेरी करके। तो आप कीवर्ड्स क्या देख सकते हो, आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, पैरामीट्रिक स्टडी ऑन membranes by dip coating, effect of parameters in the formation of composite membrane। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह करके सिर्फ डिप कोटिंग लिखोगे तो आपको पेपर्स तो हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ होगा डिप कोटिंग यूज करके मेम्ब्रेन बनाई होगी। व्हाट आई वांट कि हम थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन में देखें कि ये जो जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हाउ दे प्ले अ रोल इन मेकिंग थिन मेम्ब्रेन्स, थिक मेम्ब्रेन्स एंड सो ऑन। आपने जरूर वो भी चीज देखनी है जो हमने वो देखा था रफनेस का, कि उन्होंने रफनेस जो स्टडी जरूर की होगी, तो किस तरह मेम्ब्रेन रफ बनी या कैसे मेम्ब्रेन स्मूथ बनी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन? आसान था आज तो, इतना कोई वो, कल का थोड़ा सा था प्रोबेबली आप लोगों के लिए भी नई चीजें।